हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद है आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया हो। अगर नहीं देखा तो पहले आप लोगों इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, उसके बाद आप लोगों को पार्ट 3 समझ आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उसने शराब एक ही घूंट में पी ली और फिर मुझे वहां से ले गई। सन्नाटा छा गया। सबको पता था कि गुवानिन ने बाई निंगबिंग को नाराज कर दिया है। कुछ देर चुप रहने के बाद सू किंगहान ने गुवानिन को थपथपाया। तुमने उसे गलत समझा है ना? मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि बाई निंगबिंग दखल देंगी, लेकिन अगर ध्यान से सोचूं तो अगर वह सच में उसे पसंद नहीं करती तो फांगजिया के आने तक उसे तलाक दे देना चाहिए था। 1 साल से ज्यादा हो गया है। गु वानिन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और हाथ से अपनी आंखें ढक लीं। उसे अचानक बहुत बेचैनी महसूस हुई। मैंने थोड़ी शराब पी ली थी और पहले से ही आधी नशे में थी। बाई निंगबिंग मुझे पार्किंग में ले गई, यात्री का दरवाजा खोला और मुझे अंदर बिठाने की कोशिश की। मैंने मना कर दिया। मैं नशे में थी पर मरी नहीं थी। मैं कार के दरवाजे से टिककर सिर पीछे झुकाए खड़ा था। बाई निंगबिंग, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाना चाहता, हम तलाक ले रहे हैं। बाई निंगबिंग ने मेरी ओर देखा। उसकी गहरी आंखें कुछ क्षणों के लिए मेरी नशे में धुत और बेकाबू अवस्था पर ठहर गईं। उसने मुझे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। सफेद कमीज और पतलून पहने हुए मैं, जो सामान्यतः एक सभ्य और शांत व्यक्ति दिखाई देता था, इस समय एक अलग ही मर्दाना आकर्षण बिखेर रहा था। बाई निंगबिंग ने दांत भींचते हुए मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, अब खुद को देखो, तुम्हारा वह सज्जन व्यवहार कहाँ गया? मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखें एक पल के लिए साफ हुईं, लेकिन फिर दोबारा धुंधली हो गईं। बाई निंगबिंग ने मुझसे बहस करना छोड़ दिया और जबरदस्ती मुझे कार में बैठा दिया। मैं बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपनी सीट पर पीछे टिककर मैं लगातार ऐसी बातें बड़बड़ा रहा था जो बाई निंगबिंग को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाई निंगबिंग बहुत नाराज थी। उसने कार का दरवाजा बंद किया और मेरी सीट बेल्ट बांधने ही वाली थी, तभी उसकी नजर सामने खड़ी कार और उसमें बैठे व्यक्ति पर पड़ी। दोनों कारें आमने सामने खड़ी थीं, उनकी हेडलाइट्स जल रही थीं और दोनों कारों में बैठी महिलाएं एक दूसरे को परख रही थीं। लियू रोयान की आंखें रात की तरह काली थीं और बाई निंगबिंग की भी। काफी देर बाद बाई निंगबिंग मेरी सीट बेल्ट बांधने के लिए मेरी ओर झुकी। मैं आधे नशे में था, बेचैनी से करवटें बदल रहा था और अब भी बड़बड़ा रहा था, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रहा। बाई निंगबिंग ने धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। उसकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी। अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं जा रहे तो फिर किसके साथ जाओगे? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बाई निंगबिंग सीधी खड़ी हुई, सामने बैठी लियू रोयान को भावहीन निगाहों से देखा और फिर मुझे अपने साथ लेकर वहां से चली गई। दोनों लग्जरी कारें एक दूसरे के पास से गुजर गईं। लियू रोयान की स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ थोड़ी और कस गई, जबकि बाई निंगबिंग के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। सड़क की बत्तियां पीछे छूटती चली गईं। रात के अंधेरे में बाई निंगबिंग की कार धीरे धीरे विला में दाखिल हुई। कार के आने की आवाज सुनकर नौकरानी तुरंत बाहर आई, उसके लिए दरवाजा खोला और विनम्रता से पूछने लगी, मैडम, क्या आप रात के नाश्ते के लिए कुछ लेना चाहेंगी? नौकरानी बोलते बोलते रुक गई। मालिक वापस आ गया था। बाई निंगबिंग ने अपनी सीट बेल्ट खोली और धीरे से कहा, थोड़ी देर में हैंगओवर की चाय बनाकर ऊपर ले आना, मालिक नशे में है। नौकरानी ने तुरंत सिर हिलाया और तैयारी करने चली गई। बाई निंगबिंग ने पीछे की सीट पर बैठे अपने पति की ओर देखा। मैं कार में ही सो गया था। बाई निंगबिंग कोई संत नहीं थी। उसने बहुत लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया था। वह खुद आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी सुंदर आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं, मानो मेरे हर भाव को ध्यान से पढ़ रही हूँ। मेरी भी अपनी जरूरतें थीं, खासकर जब मैं नशे में होता था। जब बाई निंगबिंग मेरे साथ इस तरह पेश आती थी तो मैं अनजाने में बार बार उसका नाम बुदबुदाने लगता था, बाई निंगबिंग, बाई निंगबिंग। एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ बाई निंगबिंग ने मेरी सीट बेल्ट खोली। फिर वह कार से बाहर निकली, मुझे सहारा दिया और मेरे साथ सीधे हवेली की ओर बढ़ गई। मैंने शराब पी रखी थी और मुझे सहारा देकर चलाने से मेरा सिर और अधिक दर्द करने लगा। बाई निंगबिंग, धीरे चलो, धीरे चलो। मैं सिर्फ चलने की बात कर रहा था, लेकिन नशे की वजह से मेरे शब्द कुछ अस्पष्ट और अंतरंग लग रहे थे। मुख्य शयन कक्ष में क्रिस्टल का झूमर चमक रहा था और कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त था। नौकरानी हैंगओवर का सूप तैयार कर चुकी थी और उसे लेकर आने ही वाली थी, लेकिन दरवाजे की दरार से झांकते ही वह चुपचाप पीछे हट गई। बाई निंगबिंग जल्दबाजी में थी। उसने कपड़े बदलने से पहले ही शादी की अंगूठी वापस मेरी उंगली में पहना दी। मेरा दिमाग सुन्न था और मैं धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, बाई निंगबिंग, क्या तुम जानती हो, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने ये बात कई बार दोहराई। बाई निंगबिंग का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने मुझे काफी देर तक घूरा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? वास्तव में उसे परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। उसकी नजर में हमारी शादी शुरू से ही एक गलती थी। तर्क और विवेक उसे यही बताते थे कि अब उसे किसी बचकाने स्नेह या भावनात्मक लगाव की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसे केवल एक विनम्र और आज्ञाकारी पति चाहिए था। इस समय बाई निंगबिंग अपनी बेचैनी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। विशेष रूप से वह उस गुस्से और असहजता को स्वीकार नहीं करना चाहती थी जो उसके भीतर तब पैदा हुई थी जब उसने उसे यह कहते सुना कि अब वह उसे पसंद नहीं करता। ऐसा लग रहा था मानो उससे कोई ऐसी चीज छीन ली गई हो जिसे वह अपना अधिकार समझती थी। वह यह भी नहीं सोचना चाहती थी कि उसने आखिर कब से उसकी भावनाओं की परवाह करना शुरू कर दिया था। काफी देर बाद वह बेडरूम से बाहर निकली और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसका हमेशा शांत और ठंडा रहने वाला चेहरा इस समय कुछ फीका दिखाई दे रहा था। नौकरानी जो अभी तक जाग रही थी उसे देखकर हैरान रह गई। अभी तो मालकिन और मालिक बिल्कुल ठीक थे, फिर मालकिन इतनी उदास क्यों लग रही है? उसने मन ही मन सोचा। मुझे हैंगओवर की चाय दो। बाई निंगबिंग की आवाज में कोई भाव नहीं था। नौकरानी ने तुरंत कटोरा उसके हाथ में थमा दिया और चुपचाप चली गई। बाई निंगबिंग हैंगओवर की चाय लेकर वापस ऊपर गई। मास्टर बेडरूम में हल्की सी मीठी खुशबू फैली हुई थी, मानो जून के महीने में खिलने वाली कमल की कलियों की सुगंध हो। फर्श पर बिखरी अव्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए बाई निंगबिंग बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी आवाज पहले की तरह सख्त थी। उठो, हैंगओवर की चाय पी लो, फिर सो जाना। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरी आवाज कांप रही थी। बाई निंगबिंग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाई निंगबिंग ने मुझे काफी देर तक घूर कर देखा, फिर ठंडे स्वर में बोली, तुम अब भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रहे हो? मेरा मन करता है तुम्हारा गला घोंट दूं ताकि तुम दोबारा ऐसी बकवास न कर सको। बाई निंगबिंग
हमेशा से घमंडी रही थी और लोगों को मनाने की आदी नहीं थी। इसके अलावा वह पिछले कुछ समय से अपनी भावनाओं को दबा रही थी, इसलिए उसने मुझ पर और ध्यान नहीं दिया। वह सीधे बिस्तर पर गई, लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उसके ठीक बगल में लेटा हुआ था। ऐसे में वह आसानी से कैसे सो सकती थी? वह काफी देर तक करवटें बदलती रही। आखिरकार उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे कान के पास दांत भींचते हुए बोली, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो किसी और को पसंद करने के बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना। मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। जैसे ही गर्माहट मिली, मैंने अनजाने में उसे और कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह बाई निंगबिंग सबसे पहले जागी। असामान्य गर्मी के एहसास से उसकी नींद खुली। उसने पाया कि उसकी बाहों में एक गर्म शरीर सिमटा हुआ था और उसकी पकड़ इतनी कसी हुई थी कि उसका बाथरोब भी हल्का सा भीग गया था। मैंने आंखें खोली तो पाया कि मेरा चेहरा असामान्य रूप से लाल था। मैंने उसे छुआ, वह बहुत गर्म था। बाई निंगबिंग तुरंत उठी और नौकरानी को निर्देश देने के लिए नीचे चली गई। उसने नौकरानी से डॉक्टर वांग को बुलाने के लिए कहा। नौकरानी ने जल्दी से पूछा, क्या मालकिन की तबीयत खराब है? ऊपर जाने के लिए मुड़ चुकी बाई निंगबिंग यह सुनकर रुक गई। उसने कहा, उन्हें बता दो कि श्री फांग को बुखार है, कृपया उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके आ जाए। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर वांग आ गए। नौकरानी पहले ही कमरे को बड़े करीने से व्यवस्थित कर चुकी थी। कमरे में रात की किसी भी अंतरंगता का कोई निशान बाकी नहीं था। डॉक्टर वांग ने मेरी सावधानी पूर्वक जांच की और कहा कि मेरा बुखार काफी तेज है, उन्हें बुखार कम करने का इंजेक्शन दे दीजिए। थोड़ी देर रुककर उन्होंने आगे कहा, साथ ही श्री फांग के शरीर में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, उन्हें अपने खान पान और पोषण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर के शब्द संक्षिप्त थे, लेकिन बाई निंगबिंग जानती थी कि मैं अक्सर बहुत अधिक काम करता था और कई बार खाना पीना तक भूल जाता था। पहले मुझे हमेशा आरामदायक जीवन मिला था, लेकिन हाल के वर्षों में मैंने अपने शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रखा था। डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया और जाने से पहले एक दिन पूर्ण आराम करने की सलाह दी। बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया और नौकरानी को डॉक्टर को नीचे तक छोड़ आने के लिए कहा। कुछ देर बाद सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। ये सोचकर कि नौकरानी वापस आ गई है, बाई निंगबिंग ने बिना पीछे देखे कहा, दलिया बनाकर ठंडा कर दो और फिर ऊपर ले आना। लेकिन अंदर आने वाली नौकरानी नहीं थी। वहाँ सचिव वू थे, जिनके हाथों में महिलाओं के कई सूट थे। ये वही कपड़े थे जिन्हें बाई निंगबिंग ने पिछले सप्ताह ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा था और जिन्हें सचिव वू आज सुबह जल्दी लेकर आए थे। बिस्तर पर मुझे देखकर सचिव वो एक पल के लिए ठिठक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरी तबीयत खराब होगी और मैं इस समय घर पर मिलूंगा। और यह भी स्पष्ट था कि पिछली रात बाई निंगबिंग और मैं एक ही कमरे में थे। हालांकि कमरा पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया गया था, फिर भी मेरी गर्दन के पीछे एक हल्का सा लाल निशान बाकी रह गया था। बाई निंगबिंग ने उसे पहचान लिया। उसके हाथों में रखे कपड़ों को देखकर उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। इन चीजों को सोफे पर रख दो और फिर चले जाओ, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सचिव वू की आंखों में एक पल के लिए असंतोष की झलक उभर आई, मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि उनकी भावनाएं और इरादे अब छिपे नहीं रहे। उन्हें बाई निंगबिंग के निजी मामलों का ध्यान रखना पसंद था, मानो वे उसके पति हों। लेकिन बाई निंगबिंग उनकी मंशा समझ चुकी थी। कमरे से निकलते समय सचिव वू के मन में कड़वाहट भरी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाई निंगबिंग उनके प्रति इतनी उदासीन क्यों थी, जबकि सोंग जिनियन के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सहनशील रहती थी। शायद इसलिए कि वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि बाई निंगबिंग कभी किसी से प्रेम करेगी तो वह व्यक्ति वही होगा जिसे वह स्वयं चुनेगी, क्योंकि अधिकांश लोग हमेशा सर्वश्रेष्ठ को चुनना चाहते हैं और बाई निंगबिंग भी इसका अपवाद नहीं थी। सचिव वू के जाने के बाद बाई निंगबिंग ने बिस्तर पर पड़े मेरी ओर देखा। मैं अभी भी बेहोश था। बाई निंगबिंग बिस्तर के पास खड़ी हुई और धीरे से मेरी बाह थपथपाई। जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने थोड़ा जोर से मुझे हिलाया। आखिरकार मैं असहज होकर करवट बदला और पीठ के बल लेट गया। ये देखकर बाई निंगबिंग को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन उसकी आंखें तुरंत गुस्से से भर उठी। बाई निंगबिंग बाहरी बैठक कक्ष में गई और कपड़ों को देखने लगी। कपड़े साफ धुले हुए थे, लेकिन उनमें अब भी ड्राई क्लीनिंग के विलायक की हल्की गंध थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके अलावा उसे अजनबियों द्वारा अपनी निजी चीजों को छूना भी पसंद नहीं था। सचिव वो पहली मंजिल के हॉल में सोफे पर बैठे थे। एक नौकरानी ने उन्हें चाय दी और वे शालीन तथा गरिमापूर्ण मुद्रा में बैठकर चाय पीने लगे। तभी बाई निंगबिंग नीचे आई। उसे देखते ही सचिव वू की आंखों में प्रशंसा की झलक उभर आई, जिसे वे मुश्किल से छिपा पा रहे थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने बाई निंगबिंग का पीछा किया था, लेकिन प्रतिष्ठित परिवारों के अनेक युवा उत्तराधिकारियों की तुलना में उनकी स्थिति और भावनाएं विशेष महत्व नहीं रखती थीं। बाई निंगबिंग उसके सामने बैठ गई। सचिव वू ने तुरंत अपना पेशेवर रवैया अपनाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब जबकि श्री फांग वापस आ गए हैं तो भविष्य में ये सारे मामले वही संभालेंगे। क्या श्री फांग को अभी भी अपने दैनिक खर्चों और संबंधित विवरणों की रिपोर्ट मेरे माध्यम से दर्ज करानी होगी? बाई निंगबिंग को ये शब्द सुनकर घिन सी महसूस हुई, क्योंकि तलाक की बात करते समय फांग युआन ने भी लगभग यही शब्द कहे थे। उसकी चुप्पी देखकर सचिव वू ने फिर कहा, चिंता मत कीजिए सुश्री बाई, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाई निंगबिंग चुपचाप उसकी ओर देखती रही। वह एक समझदार महिला थी। उसे आसानी से पता चल जाता था कि कोई पुरुष उसकी प्रशंसा करता है या उसके प्रति विशेष भावनाएं रखता है। पहले उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसका उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार सचिव वू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। बाई निंगबिंग कुछ देर तक सोचती रही, फिर शांत स्वर में बोली, अगले महीने आप कनाडा शाखा में स्थानांतरित हो जाइए। आपका पद और वेतन पहले जैसा ही रहेगा। ये सुनकर सचिव वू एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री बाई, मेरी एक प्रेमिका है। बाई निंगबिंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। सचिव वू ने दांत भींचते हुए आगे कहा, अगले महीने आपको मेरी शादी का निमंत्रण पत्र मिल जाएगा। इस बार बाई निंगबिंग आलस से उठी, तो मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगी। सचिव वू का शरीर हल्का सा कांप उठा। उन्हें समझ आ गया था कि बाई निंगबिंग उनके मन की बात भांप चुकी है और वह अपने आसपास ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती जो अपनी सीमाएं भूल जाए। वे पूछे बिना नहीं रह सके, क्या यह मेरी वजह से है सुश्री बाई? बाई निंगबिंग एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी आवाज ठंडी और सख्त
हो गई। नहीं, यह इसलिए है क्योंकि आपने अपनी हद पार कर दी है। फांग युआन को एक सक्षम सचिव की जरूरत है, किसी चालाक और स्वार्थी व्यक्ति की नहीं। सचिव वू को उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। मैं पूरे दिन सोता रहा और जब मेरी आंख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। बेडरूम की बत्तियां बंद थी, केवल खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया, लेकिन अब भी खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। मेरी नजर अपने भूरे रंग के पायजामे पर पड़ी। मैंने अनुमान लगाया कि बाई निंगबिंग ने मेरे कपड़े बदलने में मदद की होगी। अगले ही पल पिछली रात नशे में बिताए गए सभी पल एक एक करके मेरी यादों में लौट आए। बेडरूम के दरवाजे पर बाई निंगबिंग चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बाई निंगबिंग ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम इतने नशे में थे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते थे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नौकरानी दलिया लेकर ऊपर आ गई। नौकरानी बहुत समझदार थी। कमरे का माहौल भांपते हुए वह मुस्कुराकर बोली, मालिक की तबीयत ठीक नहीं है और मालकिन आज सुबह से उनकी बहुत चिंता कर रही थी, इसलिए उन्होंने हमें उनके लिए कुछ पौष्टिक बनाने को कहा था। कमल की जड़ का दलिया शरीर के लिए अच्छा होता है मालिक, नहाने के बाद इसे गर्मा गर्म पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। नौकरानी के सामने मैं कुछ कह नहीं सका। बाई निंगबिंग ने मेरी झिझक समझ ली और नौकरानी के हाथ से थाली ले ली। अब तुम जा सकती हो। नौकरानी सिर हिलाकर चली गई। बाई निंगबिंग ने दरवाजा बंद किया, फिर मुड़कर थाली को कमरे की छोटी गोल मेज पर रख दिया। उसके बाद उसने मेरी ओर एक नजर डाली। उठो, क्या तुम मेरे हाथों से खिलाए जाने का इंतजार कर रहे हो? उसका लहजा कठोर था। साफ था कि पिछली रात नशे में कही गई मेरी बातें उसे अब भी चुभ रही थी। हालांकि मैं उससे बहस कर रहा था और तलाक चाहता था, फिर भी मैं अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं कर सकता था, खासकर तब जब मुझे सचमुच भूख लगी थी। कमल की जड़ का दलिया बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। एक कटोरी खत्म करने के बाद मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ। फ्रेंच खिड़कियों के सामने बाई निंगबिंग खड़ी थी। चांदनी कमरे में फैल रही थी और उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, जिससे वह और भी सुंदर दिखाई दे रही थी। मेरे दलिया खत्म करने के बाद बाई निंगबिंग मेरी ओर मुड़ी। दादी का फोन आया था, उन्होंने हमें वापस जाकर उनसे मिलने के लिए कहा है। तुम्हारा क्या विचार है? बाई निंगबिंग की दादी मेरे प्रति हमेशा बहुत स्नेही रही थी और मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं बाई निंगबिंग को तलाक देने का फैसला कर चुका था, इसलिए यह बात दादी को देर सवेर पता चलनी ही थी। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, बाई निंगबिंग, दादी को समझा देना। क्या समझाऊं? बाई निंगबिंग की निगाहें अचानक तेज हो गईं। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, यह कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, इसलिए अब उनसे मिलने भी नहीं जाना चाहते? इतनी जल्दी में हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा सारा मजा खराब कर दूंगा। मुझे उसे समझाने का मन नहीं था। मैं कपड़े बदलकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन बाई निंगबिंग ने मुझे जाने नहीं दिया। उसने अपनी बाहें फैलाकर मेरा रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। पैसे लेकर सेवा करने वाले श्रीमान फांग एक बार के 20,000 कैसे रहेंगे? मेरी अनुमति के बिना बाई निंगबिंग ने मेरा फोन छीन लिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर फोन अनलॉक करवाया, खुद को ब्लैकलिस्ट से हटाया और फिर मेरे खाते में 20,000 भेज दिए। पैसे भेजने के बाद भी उसने मेरा मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। सु किंगहान के घर पर पूरी रात वायलिन बजाने के लिए तुम्हें सिर्फ 2,000 मिलते हैं। मैंने हल्के व्यंग्य के साथ जवाब दिया, और तुम सोंग जिनियन के लिए एक बार आतिशबाजी कर सकती हो, उसकी कीमत कम से कम 10 लाख तो होगी, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? बाई निंगबिंग ने मेरी ओर हल्की नजर डाली और धीमे स्वर में दोबारा पूछा, फांग युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं थोड़ा चिढ़ गया था। इसका कोई मतलब नहीं है। काफी देर की चुप्पी के बाद वह मेरे करीब आई। उसका चेहरा लगभग मेरे चेहरे को छू रहा था। उसने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, तो फिर बताओ इसका मतलब क्या है? हालांकि बाई निंगबिंग ये सवाल पूछ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सचमुच मेरा जवाब सुनना चाहती थी। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की। बाई निंगबिंग, हम अब ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इस समय बाई निंगबिंग खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। उसने नाराज स्वर में कहा, क्यों नहीं श्रीमान फांग, हम अभी भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। काफी देर तक दोनों के बीच तनातनी बनी रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद कमरे के भीतर की हलचल सुनकर नौकरानी कुछ झिझक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, आपकी सास का फोन आया था। क्या सुश्री बाई यहाँ हैं? मुझे क्या कहना चाहिए? बेडरूम में फैली हलचल अचानक थम गई। मैंने बाई निंगबिंग को हल्का सा पीछे हटाया और दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, बस कह दो कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ। नौकरानी ने जवाब दिया और कुछ देर बाद उसके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर चली गई। मैं उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। फिर थोड़ी झुंझलाहट और शर्मिंदगी के साथ मैंने पूछा, जो कपड़े मैं लेकर आया था वे कहाँ हैं? कल रात हम दोनों कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। बाई निंगबिंग ने सहज स्वर में जवाब दिया, मुझे संदेश भेज देना। क्या वे अलमारी में नहीं है? फिर उसने हल्के व्यंग्य से कहा, क्या बात है, अब तुम श्री फांग भी नहीं बनना चाहते? अपने ही कपड़ों को छूना तक नहीं चाहते? मैं उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता था। मैं सीधे ड्रेसिंग रूम में गया, सबसे साधारण कपड़े चुने, उन्हें पहना, अपना फोन उठाया और बाहर जाने ही वाला था। तभी बाई निंगबिंग भी मेरे पीछे उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। मैंने मना नहीं किया। इसे आखिरी बार मान लेने में कोई हर्ज नहीं था। मानो पिछली रात जो कुछ हुआ वह कभी हुआ ही ना हो और भविष्य में भी दोबारा कभी ना हो। आंगन में पहुंचते ही अब भी नाराज बाई निंगबिंग ने कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पहले ऐसी बातों की मुझे बहुत परवाह होती थी, लेकिन अब मैं बस अपनी सीट पर पीछे टिक गया। मैं सोच रहा था कि शायद वह किसी बात से परेशान थी या शायद सोंग जिनियन को लेकर नाराज थी। उस व्यक्ति का ख्याल आते ही मेरे सीने में एक अजीब सी कसक उठी। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे कानों में बाई निंगबिंग की लापरवाह आवाज गूंजी, क्या सोच रहे हो? मैं अचानक वर्तमान में लौट आया। तभी मुझे एहसास हुआ कि कार एक चौराहे पर रुकी हुई थी और सिग्नल लाल था। मैंने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया और खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरा रवैया कुछ ठंडा था, कुछ नहीं। बाई निंगबिंग ने मेरे उदासीन चेहरे को देखा और अनजाने में कुछ असहज महसूस किया। उसे अचानक अतीत की याद आ गई, हमारी नई नई शादी के दिन। उस समय मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और मैं उससे बेहद प्यार करता था। हर शाम जब वह काम से घर लौटती तो मैं दौड़कर नीचे जाता, उसका बैग लेता, रात के खाने की तैयारी के बारे में उससे बात करता और सोने से पहले उसके लिए नहाने का पानी भी तैयार कर देता। लेकिन धीरे धीरे मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया और उसे खुश करने की कोशिश भी छोड़ दी। ऐसा लगा मानो मैंने आखिरकार यह स्वीकार
कर लिया हो कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, उसकी नजरों में सब व्यर्थ था। बदले में मुझे केवल उदासीनता और बेरुखी ही मिलती थी। मैं अब भी उसके प्रति सजग था, लेकिन वह सजगता किसी पति की अपनी पत्नी के प्रति निभाए जाने वाले कर्तव्य जैसी थी। उसमें प्रेम नहीं था, केवल औपचारिकता थी। जैसा कि मैंने नशे में कहा था, सच तो यह था कि मैंने उसे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ दिया था। ये सोचकर बाई निंगबिंग के मन में अचानक गुस्सा उमड़ पड़ा। उसकी निगाहें फिर से सामने की सड़क पर टिक गईं और उसने मुझसे दोबारा बात करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। हरी बत्ती जल उठी, काली बेंटले धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका शानदार ढांचा नियॉन लाइटों की चमक में दमक रहा था। मैंने अपनी हथेली कार की खिड़की पर टिकाई और सड़क किनारे बने उस फ्रेंच रेस्तरां को देखता रह गया। वह बंद था। कुछ ही दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ था। मैंने वहां वायलिन भी बजाया था और बाद में वहीं मेरी मुलाकात लियो रोयान और बाई निंगबिंग से हुई थी। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और बाई निंगबिंग के चेहरे की ओर देखा। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि वह मुझे यहाँ तक छोड़ने पर इतना जोर क्यों दे रही थी। तब मैंने धीमे स्वर में कहा, बाई निंगबिंग, क्या तुम चाहती थी कि मैं यह देखूं? बाई निंगबिंग गाड़ी चलाने में व्यस्त थी। मेरी इमारत तक पहुंचने और कार रुकने तक उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि उस रेस्तरां का मालिक कौन है? मैंने अनुमान लगा लिया था, लेकिन कुछ नहीं कहा। बाई निंगबिंग ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं पता कि लियो रोयान ने तुम्हारी इस तरह मदद क्यों की श्रीमान पांग, लेकिन यह मत भूलो कि तुम अभी भी शादीशुदा हो। मैं शांत भाव से मुस्कुराया। बाई निंगबिंग के विचार समझना मुश्किल नहीं था। वह अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। ये बस एक स्त्री का छोटा सा स्वामित्व भाव था। वह नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी महिला उसके पति के साथ किसी भी तरह से जुड़ी हो, यहाँ तक कि कल्पनाओं में भी नहीं। मैं बाई निंगबिंग की बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन मैं लियो रोयान को भी इस मामले में घसीटना नहीं चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने गंभीर स्वर में कहा, हमारी शादी का उससे कोई लेना देना नहीं है। बाई निंगबिंग, उसके पीछे मत पड़ो। बाई निंगबिंग ने काफी देर तक मेरी आंखों में देखा, फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छू लिया। मुझे तुम पर विश्वास है श्रीमान फांग। उसके स्वर में हल्का सा व्यंग्य था जो मुझे असहनीय लगा, इसलिए मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। बाई निंगबिंग कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, सीधी होकर बैठ गई और असामान्य गंभीरता से पूछा, फांग युआन, अगर तुम्हें दोबारा चुनने का मौका मिले तो तुम लियो रोयान को चुनोगे या मुझे? मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे बाई निंगबिंग से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह भी साफ था कि वह वास्तव में मेरा जवाब सुनना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से मेरे लिए कार का दरवाजा खोल दिया। उतर जाओ। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, बाई निंगबिंग ने एक्सीलरेटर दबा दिया। काली बेंटले तेजी से रात के अंधेरे में दूर चली गई और जल्द ही मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा। रात की हवा ठंडी और शांत थी। मैंने अपना कोट और कसकर लपेट लिया और बाई निंगबिंग के सवाल के बारे में सोचने लगा। अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिले तो मैं किसे चुनूंगा? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जब इंसान जवान होता है तो वह हमेशा उसी को चुनता है जिसे वह सचमुच पसंद करता है, चाहे वह पतंगे की तरह आग की ओर आकर्षित होना ही क्यों ना हो और चाहे उसका परिणाम केवल पीड़ा ही क्यों ना हो। अगर मुझे दोबारा चुनना पड़ता तो शायद मैं खुद से प्यार करना चुनता, लेकिन जिंदगी में इतने सारे काश वाले सवाल नहीं होते। मैं ऊपर गया, लेकिन जू ये घर पर नहीं थी। मैंने उसे फोन किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। मैंने फोन वापस रख दिया। मुझे लगा कि विला की नौकरानी ने मुझे वहां से निकलने में मदद करने के लिए झूठ बोला होगा। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। काम से छुट्टी का यह एक दुर्लभ दिन था, इसलिए मैं अपने बेडरूम में वापस गया और जल्दी सो गया। उस रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं फिर से बाई निंगबिंग के साथ अपने नव विवाहित दिनों में लौट गया था। बाई निंगबिंग अब भी मेरे प्रति बहुत ठंडी थी। वह हमेशा मुझसे अधीरता से बात करती थी। तभी मेरे फोन की घंटी बजने से मेरी नींद खुल गई। मैंने फोन उठाकर देखा। बाई निंगबिंग का वीचैट संदेश था। उसमें केवल कुछ शब्द लिखे थे, कल दादी से मिलने आना मत भूलना। काम खत्म होने के बाद मैं रॉयल कोर्ट होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं ये बात कैसे भूल सकता था? सोंग जिनियन के लिए किए गए आतिशबाजी प्रदर्शन को याद करते हुए मैंने तुरंत पैसे का ट्रांसफर स्वीकार किया और पूरी राशि एक पशु आश्रय को दान कर दी। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसने देखा कि मैंने 20,000 युआन का ट्रांसफर स्वीकार कर लिया है। उसने मन ही मन सोचा, कम से कम एक जवाब तो देना चाहिए था। मुझे उसे वीचैट पर संदेश भेजना बहुत पसंद था। कोई खास बात नहीं होती थी, मैं बस यूं ही उससे छोटी बड़ी बातें किया करता था, लेकिन बाई निंगबिंग ने शायद ही कभी जवाब दिया हो। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद मैंने उसे ऐसे संदेश भेजना बंद कर दिया था। मैंने उससे यह पूछना भी छोड़ दिया था कि क्या वह कभी मुझसे प्यार कर पाएगी। सच तो यह था कि मैं बहुत पहले ही बदल चुका था, लेकिन उसे मेरी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने इस बदलाव पर ध्यान भी नहीं दिया। पहली बार बाई निंगबिंग अपनी कार में अकेली बैठी मेरे बारे में सोच रही थी, मेरे बारे में और हमारी शादी के बारे में। अगली सुबह मैं अस्पताल गया और कुछ फल खरीद कर ले गया। जूई मुझे देखकर काफी खुश हुई, लेकिन उसने दिखावे के लिए मुझे पैसे बर्बाद करने पर डांटा। कुछ दिन पहले जो फल खरीदे थे वे अभी खत्म भी नहीं हुए हैं। तुम फिर इतने सारे फल क्यों ले आए? फांग दाशान अच्छे मूड में लग रही थी। वह बिस्तर के सिरहाने से टिककर बैठी थी और मुस्कुराकर बोली, तुम भी थोड़ा खा लो, बच्चा तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा है। ये सुनकर जूई की आंखें हल्की सी लाल हो गईं। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने किसी बहाने से मुझे बाहर बुलाया ताकि मुझसे अकेले में बात कर सके। कल अस्पताल ने अचानक लियो रोयान को प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहर भेज दिया और कहा कि वह कुछ समय तक वापस नहीं आएगी। जूरू ने चिंतित स्वर में पूछा, शाओयुआन, मुझे सच सच बताओ, क्या यह बाई निंगबिंग का किया हुआ है? क्या तुम्हारे और डॉक्टर लियो के बीच कुछ चल रहा है? मैं एक पल के लिए चुप हो गया। मुझे पिछली रात बाई निंगबिंग द्वारा दिखाया गया फ्रेंच रेस्तरां याद आ गया। अचानक मुझे लगा कि शायद यह भी उसकी ओर से दी गई एक चेतावनी थी। ये सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब मैं बाई निंगबिंग के अधिकार जताने वाले स्वभाव को समझने लगा था। वह केवल मेरे प्रति ही नहीं बल्कि पति की अपनी स्थिति को लेकर भी बेहद संवेदनशील थी। जूरू को और चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने धीरे से कहा, आंटी जू, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है। मैं जूरू के साथ ही बड़ा हुआ था, इसलिए वह मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उसने मुझसे और कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद जूरू वापस
वार्ड में चली गई। मैं अकेला गलियारे में खड़ा अपने फोन की स्क्रीन देखता रहा। मैं लियू रोयान से माफी मांगना चाहता था, लेकिन बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद भी मैंने उसे फोन नहीं किया। शायद बड़े होने का मतलब यही है कि हम दूसरों को परेशानी से बचाने के लिए खुद को दूर रखना सीख जाते हैं। मैंने पूरी सुबह अस्पताल में बिताई। दोपहर का भोजन करने के बाद मैं बस स्टॉप की ओर जाने से पहले अपने गिटार के तार बदलवाने की योजना बना रहा था। एक काली लैंड रोवर अचानक मेरे पास आकर रुकी, खिड़की नीचे हुई और एक खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। वो गुवानिन थी। मुझे दोबारा देखकर उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। सच कहें तो उसने कभी मुझे कम नहीं आंका था। उसे हमेशा लगता था कि मैं अंत तक बाई निंगबिंग का साथ दूंगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं सचमुच बाई निंगबिंग को तलाक देने का साहस करूंगा। इसके अलावा मेरा पहनावा भी पहले से अलग था। मैंने श्री फांग वाली सजी संवरी शैली छोड़ दी थी। आज मैंने सफेद कमीज, काली पतलून और काली बुनी हुई बनियान पहन रखी थी, जिससे मैं पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज और स्वाभाविक लग रहा था। गु वानिन कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर न जाने क्यों अचानक बोली, कहाँ जा रहे हो? आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं काफी हैरान हुआ। गु शियान की वजह से गु वानिन कभी मेरे प्रति विशेष रूप से मित्रवत नहीं रही थी, बल्कि 2 दिन पहले ही उसने जानबूझकर मुझे मुश्किल में डालने की कोशिश की थी। इसलिए जब उसने मुझे छोड़ने की पेशकश की तो मुझे स्वाभाविक रूप से लगा कि उसके मन में कोई और उद्देश्य है। मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरा स्वर भी कुछ ठंडा हो गया। गु वानिन, तुमने वादा किया था कि अब मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगी। गु वानिन ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा। काफी देर तक चुप रहने के बाद गु वानिन ने धीरे से कुछ शब्द कहे। मैंने ऐसा कहा था। इसके बाद वो अपनी काली लैंड रोवर चलाकर वहां से चली गई, पीछे धुएं की 2 हल्की लकीरें छोड़ते हुए। मुझे लगा था कि गु वानिन का मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसी शाम मैं उसे फिर से रॉयल कोर्ट होटल की 56वीं मंजिल पर देखूंगा। वह अब भी सुकिंगहान और कुछ अन्य लोगों के साथ ताश खेल रही थी। हालांकि इस बार उसके बगल में कोई युवा सेलिब्रिटी या मॉडल नहीं बैठा था। जब मैं मंच पर पहुंचा तो गु वानिन ने हल्का सा सिर उठाया। ये एक बहुत सूक्ष्म इशारा था, लेकिन सू किंगहान ने उसे नोटिस कर लिया। सू किंगहान ने फिर मंच पर मेरी ओर देखा और लापरवाही से अपने हाथ के 2 पत्ते मेज पर रख दिए। गु वानिन, तुम यहाँ अक्सर नहीं आती, आज अचानक क्या बात है? तुम्हें यहाँ क्या खींच लाया? गु वानिन का स्वर शांत और उदासीन था। क्या मेरा यहाँ आना स्वागत योग्य नहीं है? सू किंगहान मुस्कुरा उठी। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि राष्ट्रपति गुरोज आए और मुझ पर पैसों की बारिश करें। ये सुनकर गु वानिन ने बस हल्के से अपने होंठ भींच लिए। तभी बाई निंगबिंग वहां आ पहुंची। वह सीधे घर से आई लग रही थी। उसने अब भी काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसका सुडौल व्यक्तित्व और आकर्षक चेहरा आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। सुकिंगहान ने गु वानिन की ओर देखा। गु वानिन ने अपनी बैठने की मुद्रा बदली और उसके चेहरे का भाव पहले से अधिक उदासीन हो गया। सुकिंगहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तो तुम फांग युआन को लेने आई हो। बाई निंगबिंग ने इस मजाक को गंभीरता से नहीं लिया। वह सू किंगहान के सामने बैठ गई, रेड वाइन का एक छोटा सा घूंट लिया और शांत स्वर में बोली, मैं आज रात फांग युआन को पुराने घर ले जाऊंगी। दादी उसे बहुत याद कर रही हैं। सू किंगहान फिर मुस्कुरा उठी। तुम में सचमुच कमाल का हुनर है। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि फांग युआन अभी भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा? मैंने कि जैन से सुना है कि तुम दोनों तलाक की तैयारी कर रहे हो और फांग युआन के तलाक के कागजात भी तुम्हारी कंपनी में पहुंच चुके हैं, है ना? वैवाहिक गोपनीयता ऐसी चीज थी जिसे बाई निंगबिंग किसी के साथ साझा करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखती थी। तभी उसकी नजर अचानक गु वानिन पर पड़ी। हालांकि गु वानिन का चेहरा हमेशा की तरह उदासीन था, लेकिन एक स्त्री का अंतर ज्ञान अक्सर अविश्वसनीय रूप से सटीक होता है, खासकर जब बात उसके पति से जुड़ी हो। बाई निंगबिंग के मन में एक विचार कौंधा, गु वानिन यहाँ फांग युआन की वजह से आई है। उसने मंच पर खड़े मेरी ओर देखा। कुछ क्षण तक चुपचाप मुझे निहारने के बाद उसने अपनी नजरें हटा ली। फिर शांत स्वर में बोली, चलो ताश खेलते हैं, पुराने नियम ही रहेंगे, हर राउंड 10,000। सू किंगहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सिर्फ 10 राउंड? गु वानिन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ताश फेंटने लगी। उधर मैं सुबह 10 बजे ही काम से निकल आया था। जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरा, बाई निंगबिंग ने अपने पत्ते कॉफी टेबल पर रख दिए और खड़ी हो गई। मैं पहले जा रही हूँ। सू किंगहान ने उसे जाते हुए देखा। फिर वह शरारती मुस्कान के साथ गु वानिन की ओर मुड़ी और बोली, गु वानिन अब देखना बंद करो, उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही, लेकिन तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो।